जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हो चुका है। 15 से 20 लाख रुपया में एक ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इससे क्या हो, चाइना का जो मार्केट है वो आप देख सकते हो लगभग एक महीना में 26% बढ़ चुका है। अगर आप इसके बदले में कोई एक्शन लेते हो तो भैया इसका बदला हम भी और जोरदार लेंगे, ऐसा ईरान ने धमकी भी दे दिया है। दोस्तों, शेयर मार्केट में आने वाला है बहुत बड़ा संकट, और उस संकट के वजह से हमारा शेयर मार्केट कभी भी गिर सकता है, हमारा मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। और एक कारण दो कारण नहीं है, बल्कि 5 बहुत बड़ा बड़ा रीजन है, जिन 5 रीजनों की वजह से, 5 कारणों की वजह से हमारा मार्केट में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का कंडीशन अभी आने वाले समय में बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में आखिर क्या करना सही रहेगा, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला खबर ये आया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का रूल्स में बदलाव, यानी कि कुछ दिन पहले सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि आने वाले समय में ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ रूल्स को चेंज कर दिया जाएगा। तो अभी के टाइम पे फाइनली वो जो रूल्स है वो लागू होने जा रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मोटा मोटी 6 नया रूल आ चुका है, और ये 6 नया रूल लागू होने जा रहा है। जिसमें से सबसे बड़ा रूल ये है, रूल्स में चेंजेस ये होगा कि अभी के टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू को, कॉन्ट्रैक्ट के साइज को बढ़ा दिया गया है। यानी कि अभी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है मिनिमम 5 से 6 लाख रुपया में ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन अभी जो नया नियम आया है ना, उस नियम के तहत जो अभी के टाइम पे 5 से 6 लाख में ही ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अब नया नियम के अनुसार अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनने में भैया 15 से 20 लाख रुपया बनेगा। 15 से 20 लाख रुपया में एक ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इससे क्या होगा, इससे अच्छा बात यह होगा कि जो नया बिगिनर्स आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते थे ना, क्योंकि 5 से 6 हजार रुपया में ही ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो जाता था, तो अब उनको 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, उसको बढ़ा दिया जाएगा आने वाले समय में। ये एक अच्छी बात है उनके लिए जो लोग लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा गंवा रहे थे। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उनके लिए खराब खबर है। किन किन लोगों के लिए खराब खबर है उसको समझते हैं। देखिए, इसके वजह से जितने भी ब्रोकिंग कंपनी से, जैसे कि एंजल वन, 5 पैसा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रोकिंग कंपनी है, एंजल वन है, 5 पैसा है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, या फिर आप जैसे कि अनलिस्टेड मार्केट में ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, इन लोगों का असली कमाई कहां से आता था? इन लोगों का कमाई क्या है? ब्रोकरेज से ही बनता है। तो भैया जो लोग ट्रेडिंग करता था, ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ब्रोकरेज बनता था, वही ब्रोकर के लिए सबसे बड़ा कमाई का जरिया था। लेकिन अभी के टाइम पे नया नियम के अनुसार ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा दिया गया है, और इस तरीके से 6 और नया नियम आया है, जिसके वजह से क्या होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग अभी बहुत ही कम लोग करेगा। अगर कम लोग करेगा तो ब्रोकरेज इन लोगों को कम मिलेगा, और ब्रोकरेज कम मिलेगा तो भैया ये लोगों का धंधा भी बहुत कम हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मार्केट के लिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बुरी बात है। किन के लिए बुरी बात है? जो लोग ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करता है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये कुछ स्टॉक्स का बुरा दिन आ सकता है। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अभी के टाइम पे मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, इनके लिए खराब खबर है। इसके अलावा बीएससी को भी बहुत बड़ा झटका मिल सकता है। यानी कि एनएससी बीएससी क्या है? ये हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, कहां पे करते हैं? एक्सचेंजेस में ही करते हैं ना। तो एनएससी तो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन बीएससी तो शेयर मार्केट में लिस्ट है। तो जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग वगैरह होता था, सबसे ज्यादा पैसा बीएससी भी कमाता था। तो अब जब ऑप्शन ट्रेडिंग कम लोग करेगा तो भैया बीएससी का भी पैसा, कमाई कम होगा। अब कमाई कम होगा तो इसका भी शेयर में बहुत बड़ा झटका आ सकता है। ठीक है, ये एक खराब खबर है। दूसरा बहुत बड़ा खराब खबर ये है कि भैया ईरान इजराइल वार। अब ये सुनकर आप बोलोगे कि अरे आकाश भाई, ईरान इजराइल वार तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो मैं भी जानता हूं कि भैया हाँ, ईरान इजराइल वार बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इस बार का मैटर थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस हो चुका है। इस बार क्या हुआ है कि 400 से भी ज्यादा मिसाइल्स और रॉकेट के साथ ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है, और ऑफिशियली ईरान ने बोल भी दिया है कि हाँ भाई, ये जो हमने अटैक किया है ये हमने ही किया है। ईरान ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया है।
ठीक है। और ईरान ने धमकी भी दिया है कि अगर आप इसके बदले में कोई एक्शन लेते हो तो भैया इसका बदला हम भी और जोरदार लेंगे, ऐसा ईरान ने धमकी भी दे दिया है। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कोई मैं अपना बात नहीं बता रहा, जो रियल प्रैक्टिकल बात है वही आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ईरान ने क्या किया है, 400 से भी ज्यादा मिसाइल और रॉकेट के साथ इसराइल पर अटैक कर दिया है। अब बहुत लोगों का ये सवाल है कि अरे भाई ईरान इजराइल वार के साथ हमारा स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है, तो भैया यही गलत बात है। अब ईरान इजराइल वार की वजह से हमारे मार्केट में क्यों इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है उसको समझते हैं। तो उसका एक ही बहुत बड़ा कारण है, जो है भैया क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो टोटली हम दूसरे देशों पर डिपेंड है। क्रूड ऑयल की हमारे देश में काफी ज्यादा कमी है और क्रूड ऑयल हम दूसरे देशों से ही खरीदते हैं, मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं। तो अगर मिडिल ईस्ट में इस टाइप का वार वगैरह होगा तो इस टाइप का वार वगैरह होने से भैया क्रूड ऑयल का जो प्राइस है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्रूड ऑयल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्रूड ऑयल महंगा अगर हो जाता है तो ये हमारे मार्केट के लिए बहुत खराब खबर है। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रोल डीजल बनता है ना, पेट्रोल डीजल बनने के लिए भी क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, केमिकल बनने के लिए भी क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, पेंट वगैरह बढ़ता है, घर में आप रंग वगैरह करते हो, ये बनने के लिए भी क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। टायर वगैरह बनता है, जो बाइक का गाड़ी का टायर बनता है ना, टायर वगैरह बनने के लिए भी क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल एक ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और ये चीज हम लोग दूसरे देशों से ही खरीदते हैं। तो इसका प्राइस अगर महंगा हो जाता है तो ये बहुत खराब खबर है। क्यों? क्योंकि अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल भी महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो भैया ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, चीजों को इधर से उधर लेके आना ले जाना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो भैया देश में महंगाई बढ़ेगी, सब्जी का दाम बढ़ जाएगा, आलू प्याज या फिर चावल वगैरह सब चीज का दाम बढ़ जाएगा। और देश में अगर ज्यादा महंगाई बन जाएगा तो भैया इकोनॉमी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, समझ रहे हो ना। क्रूड ऑयल हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, दूसरे देश में वार वगैरह हो रहा है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, इन सारा चीजों का भी दाम बढ़ रहा है, इन सारा चीजों का दाम बढ़ रहा है तो भैया हमारा देश का इकोनॉमी के लिए बहुत खराब खबर है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर ईरान इजराइल वार और ज्यादा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे रिलेटेड हमारे शेयर मार्केट में जितना भी लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि पेंट सेक्टर में एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, टायर सेक्टर में एमआरएफ है, उसके बाद अपोलो टायर है, केमिकल सेक्टर में केमिकल वाली कंपनी है, पेट्रोल डीजल वाला जो कंपनी हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनका भी बुरा दिन आ सकता है। और हमारे शेयर मार्केट के लिए ओवरऑल तो बुरा दिन आएगा ही अगर ईरान इजराइल वार रुकता नहीं है और बढ़ते जाता है तो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा खराब खबर है। तीसरा खराब खबर क्या है कि भैया जापान पीएम चेंज, यानी कि जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हो चुका है। अब आप बोलोगे कि भैया जापान में पीएम चेंज हो गया है तो इससे हमारा मार्केट का क्या कनेक्शन है। भैया सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जापान का पीएम चेंज हुआ, इससे हमारा मार्केट में कैसे इफेक्ट हो सकता है समझते हैं। लेकिन उससे पहले भैया वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या वाकई में मार्केट क्रैश होगा? आपका ओपिनियन जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो जापान में जो पीएम चेंज हो गया है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको, जैसे कि पता ही होगा कि जापान एक ऐसा देश है जो देश बहुत ही कम ब्याज में लोन देता है। यानी कि आप अगर जापान से उधार लोगे, लोन लोगे ना, आप तो ले नहीं सकते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जापान से अगर लोन लिया जाए तो वहां पे बहुत ही कम ब्याज देना पड़ता है, या फिर कई बार तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बिना इंटरेस्ट का ही वहां से लोन मिल जाता है। तो इतना दिन क्या होता था कि जो बड़ा बड़ा एफआईएस था ना, जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन था, वो लोग जापान के बैंकों से पैसा उधार लेता था क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट कम देना है, वहां से पैसा उधार लेकर शेयर मार्केट में हर देशों में इन्वेस्ट करता था। ये पहले का कहानी मैंने बोला। अभी के टाइम पे क्या होगा कि जापान का पीएम चेंज हो गया है जिसके वजह से आप देख सकते हो जापान का जो मार्केट है कुछ ही दिनों में 5% गिर चुका है। तो पीएम चेंज होने के कारण अभी जो नया पीएम आया है ना, नाम मैं कितना भी याद रखने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी नाम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ये जो इंसान है ये रेट हाइक का बात करता है, यानी कि जापान एक ऐसा देश है जो कम पैसों में लोन देता है। लेकिन अभी का जो नया पीएम आया है ये रेट हाइक का बात करता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट, अगर आप लोन लोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये जो नया पीएम है ये इनका माइंडसेट है, ये आने वाले समय में रेट को हाइक कर देगा। तो इंटरेस्ट अगर ज्यादा देना पड़ेगा जापान के बैंकों में भी, तब जो लोग एफआईएस जापान के बैंक से लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था वो लोग तो फिर नहीं लेगा जापान के बैंकों से लोन। क्यों लेगा? क्योंकि रेट अगर हाइक कर देगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तो एफआईएस थोड़ी ना वहां से पैसा लेगा। तो ऐसे क्या होगा कि जो बड़ा बड़ा एफआईएस है वो जापान से पैसा नहीं निकालेगा। अब जापान से पैसा अगर नहीं निकालेगा तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा
जाएगा तो भैया ये खराब खबर है कि अच्छा खबर है? अगर एफआईएस शेयर मार्केट में, हमारे शेयर मार्केट में पैसा ही इन्वेस्ट ना करे तो ये हमारे लिए खराब ही खबर होगा ना। तो ये एक कहानी हुआ है, जापान का पीएम चेंज हो गया है और ये जो नया पीएम है वो रेट हाइक का बात कर रहा है, रेट बढ़ाने का बात कर रहा है। ठीक है, ये भी हमारे मार्केट के लिए खराब संकेत हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ है कि भैया चाइना मार्केट आप, यानी कि चाइना का जो मार्केट है वो आप देख सकते हो लगभग एक महीना में 26% बढ़ चुका है। आप सोच कर देखो, हमारा निफ्टी 50 अगर एक महीना में 26% ऊपर जाता तो क्या तबाही आ जाता। तो चाइना का मार्केट में अभी ऐसा ही सिचुएशन है, एक महीना में 26% बढ़ चुका है। अब आपके मन में फिर से सवाल आया होगा कि भैया चाइना का मार्केट बढ़ रहा है तो इससे हमारा इंडियन मार्केट में क्यों खराब इफेक्ट पड़ेगा। तो भैया समझाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा लगेगा आपको सुनकर। देखिए, चाइना का मार्केट बढ़ रहा है, इससे हमारा मार्केट का क्या कनेक्शन है। तो इतना दिन, जैसे कि आपको पता है, पता नहीं होगा शायद, चाइना का जो मार्केट है, चाइना का जो इकोनॉमी है ना, बहुत ज्यादा डाउन जा रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट का 5 सालों का डेटा, तो लास्ट का 5 सालों में चाइना का स्टॉक मार्केट ने 13% नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये मैंने लास्ट का 5 सालों का डेटा दिखाया। अभी के टाइम पे ऐसा क्या हो गया कि एक महीना में 26% ऊपर चला गया चाइना का मार्केट। इसका रीजन ये है कि चाइना का गवर्नमेंट को पता चल गया कि भैया हमारा देश का इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रहा था। तो अभी के टाइम पे सरकार पूरा लग चुका है चाइना को ग्रो करने के लिए, चाइना का सरकार पूरा लग चुका है चाइना का मार्केट को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। जिसके वजह से सरकार क्या कर रहा है, चाइना गवर्नमेंट ने मार्केट में पूरा लिक्विडिटी को ला दिया है। चाइना गवर्नमेंट ने रेट कट करना शुरू कर दिया है, लोअर लेवल पे लोन दे रहा है, ग्रोथ के लिए पूरा कोशिश कर रहा है चाइना का गवर्नमेंट, ताकि इतना दिन से जो इकोनॉमी डाउन जा रहा था, अभी के टाइम पे चाइना का इकोनॉमी बढ़े। जिसके वजह से चाइना का सरकार पूरा कोशिश कर रहा है। अब चाइना की ग्रोथ से हमारा शेयर मार्केट का क्या कनेक्शन है समझाता हूं। देखिए, इतना दिन से जो चाइना का मार्केट गिर रहा था ना, गिरने के वजह से जो एफआईएस था ना, जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन था, एफआईएस का उतना ज्यादा चाइना का मार्केट में इंटरेस्ट नहीं था। एफआईएस ज्यादा पैसा नहीं लगाता था चाइना का मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन था। अभी के टाइम पे चाइना का गवर्नमेंट ने नया नया पॉलिसी लाया, चाइना का गवर्नमेंट पुश कर रहा है चाइना की ग्रोथ के लिए। जिसके वजह से क्या क्या हुआ है कि एफआईएस का जो इंटरेस्ट है वो फिर से चाइना का शेयर मार्केट में आ चुका है। अब जब एफआईएस का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में आ चुका है, एफआईएस अगर चाइना का शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा तो कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालेगा ना। आप खुद ही सोचो, एक तो लिमिटेड पैसा ही होता है इनके पास। अब कहीं से कहीं अगर पैसा लगाएगा तो कहीं से तो पैसा निकालना पड़ेगा ना। अनलिमिटेड पैसा छापने का मशीन तो नहीं है ना। तो कहीं अगर पैसा लगाएगा तो कहीं से निकालेगा। अब जब चाइना में इतना दिन से एफआईएस का इंटरेस्ट नहीं था, अब जब ग्रोथ हो रहा है, चाइना का सरकार चाइना को आगे ले जाना चाहता है, तो एफआईएस का इंटरेस्ट फिर से चाइना में आ जाएगा। अब एफआईएस का इंटरेस्ट चाइना में आ जाएगा, पैसा फिर से लगाएगा एफआईएस, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालेगा। अब अगर हमारे इंडिया से भी थोड़ा बहुत पैसा निकलता है एफआईएस, तो ये भी हमारे मार्केट के लिए खराब संकेत हो सकता है। कनेक्शन समझ रहे हो कि नहीं? अगर कनेक्शन समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, तो प्यारा सा कमेंट कर देना। कुल मिलाकर फिर से समझाता हूं, इतना दिन चाइना का इकोनॉमी डाउन था जिसके वजह से एफआईएस का इंटरेस्ट नहीं था। अब चाइना का इकोनॉमी बढ़ रहा है जिसके वजह से एफआईएस का इंटरेस्ट आ चुका है। एफआईएस का इंटरेस्ट आ चुका है चाइना में, तो एफआईएस चाइना में पैसा लगाएगा। पैसा अगर लगाएगा तो भैया कहीं ना कहीं से पैसा निकालेगा। अब अगर हमारे मार्केट से पैसा निकालेगा तो ये तो हमारे मार्केट के लिए खराब खबर है। ठीक है, तो ये भी कहानी चल रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। तो अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस वीडियो से हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने बात किया ऑप्शन ट्रेडिंग को, कि ऑप्शन ट्रेडिंग का अभी नया नया रूल्स आने वाला है जिसके वजह से बहुत सारी कंपनियों का बुरा दिन भी आ सकता है। पहले हमने इसके ऊपर बात किया। उसके बाद बात किया वार के बारे में, कि कैसे वार का सिचुएशन बिगड़ रहा है, और वार का सिचुएशन बिगड़ने से कैसे क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, और क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाएगा, कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, तो ये भी हमारे मार्केट के लिए खराब खबर हो सकता है। ये भी हमने बात किया। जापान में पीएम चेंज हो गया है और पीएम चेंज होने की वजह से क्या खराब इफेक्ट हो सकता है, वो भी हमने बात किया। और फाइनली चाइना का ग्रोथ के बारे में बात किया। तो अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी अगर कोई खराब खबर आता है तो कोई भी खबर मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक के थ्रू से आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि हमारे नाम पे काफी सारा फेक आईडी भी बना हुआ है, उन आईडी को आपको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि वो लोग फ्रॉड है, स्कैम है। वहां पे आपको ज्वाइन नहीं करना है, आपको हमारे ऑफिशियल लिंक से ही ज्वाइन करना है। ठीक है, ये पहला बात हो गया। सेकंड बात, अब आपको क्या करना है कि भैया स्मॉल कैप, मिड कैप, पेनी स्टॉक से आपको दूरी बनाकर रखना है। क्यों?
पेनी स्टॉक्स तो वैसे भी खरीदना नहीं चाहिए। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप अभी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट में खराब सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा पिटाई होगा मिड कैप का, स्मॉल कैप का, पेनी स्टॉक का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉप पे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार स्टडी करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपको सेक्टोरियल फंड्स या फिर सेक्टोरियल स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, यानी कि अगर आप किसी एक ही सेक्टर में फोकस करते हो, एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगाते हो, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये सब खराब खराब खबर आ रहा है। अगर इसके वजह से कोई भी एक सेक्टर में प्रेशर आ गया, एक सेक्टर में पिटाई होती है ना, और आपने अगर उसी सेक्टर में पैसा लगाया है तो आपके लिए बुरा दिन आ सकता है। इसीलिए आपको एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है, हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, पैसों को पूरा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सेक्टरियल फंड, सेक्टरियल स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10 बार सोच लेना। उसके बाद क्या है कि भैया ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। अगर ये कुछ कारणों की वजह से आने वाले समय में मार्केट क्रैश करता है, गिरता है ना, भैया ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी जीरो नहीं होता है। आज तक आपने सुना है कि शेयर मार्केट जीरो हो गया है? क्या 2020 में मार्केट गिरा, रिकवरी किया कि नहीं? 2008 में गिरा था, रिकवरी किया कि नहीं? इसी तरीके से हर बार मार्केट जब जब गिरा है तब तब रिकवरी किया है। और ये वार क्या नया नया है? पहले वार नहीं हुआ है क्या? पहले भी वार हुआ है। क्रूड ऑयल पहले भी महंगा हुआ है। जापान का पीएम पहले भी चेंज हुआ है। तो हर चीज पहले हो चुका है, हमने देखा है हर चीज। तो हर चीज जब पहले हो चुका है, मार्केट गिरा है, मार्केट फिर से बाउंस बैक भी किया है। तो इस बार भी अगर ये कुछ रीजन की वजह से मार्केट गिरता भी है, मान के चलते हैं 2 मिनट के लिए कि मार्केट गिरता भी है, तो वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हमें भैया सस्ता सस्ता में शेयर मिल जाएगा। इसीलिए ऐसे वक्त में कैश रखना आपके पास बहुत जरूरी है। यानी कि सारा पैसा अभी मार्केट में ना लगाकर थोड़ा बहुत पैसा अगर आप कैश रखते हो तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि कैश अगर आपके पास होगा और इन केस मार्केट गिरता है ना, तो यहाँ पे डीप में आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट था, जो अपडेट मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला होगा तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे एक प्रॉपर पोर्टफोलियो को बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।